नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर यूपीएससी आईएएस प्री के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी चल रही थी, जिसका आज हमारा अध्याय 18वां अध्याय है। दोस्तों, इससे पहले हम राष्ट्रपति को कंप्लीट करा चुके हैं। राष्ट्रपति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके एमसीक्यूज हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, उपराष्ट्रपति। इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और उसकी योग्यताएं, पदावधि, शक्तियां, कार्य और अध्यादेश, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, यूपीएससी के संदर्भ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ जो मैं इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो एम लक्ष्मीकांत जी काफ़ी मशहूर राइटर हैं इंडियन पॉलिटी के, भारत की राज्य व्यवस्था के। इनकी बुक में से हमेशा यूपीएससी सीएसई में आपके 70 से 80% प्रश्न हमेशा इसी बुक में से पूछे जाते रहे हैं। तो इस बुक का अध्ययन करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इंडियन पॉलिटी की इसे भागवत गीता कहा जाता है, इतनी तगड़ी उपमा इस किताब को दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। हमारा चैनल आप लोगों को पूरी तैयारी यूपीएससी आईएएस की हिंदी माध्यम से करवा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, आप लोगों को टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश की तर्ज पर बनाया गया है? ये कह सकते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या जर्मनी? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है हमारे भारत में। और देखिए, आधिकारिक क्रम में देखें, यानी आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है दूसरे नंबर पर, और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप यहाँ पर। अब देखते हैं अपना आज का दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि उपराष्ट्रपति चुना जाता है भारत में, वो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से चुना जाता है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। देखिए, पहला, जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, परोक्ष विधि से चुना जाता है, या संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, या राष्ट्रपति स्वयं इसका निर्वाचन करते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि ना तो हमारे देश में राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता चुनती है और ना उपराष्ट्रपति को, तो आपको पहला बिंदु गलत है। देखिए, परोक्ष विधि से राष्ट्रपति भी चुना जाता है और उपराष्ट्रपति भी, तो ये आपका बिंदु सही है। देखिए, उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल इसका चुनाव करते हैं, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। डायरेक्ट उपराष्ट्रपति को हमारे भारत का राष्ट्रपति नहीं चुनता। तो देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर हमारा कथन दूसरा और कथन तीसरा सत्य है। इस प्रकार हमारा विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान से होता है। यानी कि जो प्रक्रिया हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में चुनी जाती है वही चुनी जाती है यहाँ पर उपराष्ट्रपति के में, पर कुछ अंतर है जो मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए, नीचे वर्णित कथनों में से कौन सी दो भिन्नताएं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अब दोस्तों, कुछ तो भिन्नताएं हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, वो इस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही बारीक प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर विकल्प पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य, या फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं आपके राष्ट्रपति को यानी कि उपराष्ट्रपति को, या फिर राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, या राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते।
तो दोस्तों देखिए, अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका कथन पहला और तीसरा सत्य है। अब देखिए कैसे सत्य हुआ। कथन पहला क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कौन कौन चुन सकता है? संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। किसको चुन सकते हैं? आपके उपराष्ट्रपति को। किसको चुन सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। जबकि हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति जी को चुनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, जो मैं अपने पिछले अध्याय में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पहला बिंदु सही है। और तीसरा देखिए, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जबकि दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए तो ये चीज सही है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति में आपके ये सदस्य शामिल होते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को निर्वाचन में महत्वपूर्ण अंतर था, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु वर्तमान में उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? जस्ट एज गारंटर, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने वाला है तो उसे कितने गारंटरों की आवश्यकता होगी, और उन गारंटरों को यानी कि जमानतियों को कितने कितने हजार रुपए की अपनी जमानत भरनी पड़ती है, जमानत मुचल के भरने पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, राष्ट्रपति के लिए मैंने आप लोगों को बताए थे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और दोस्तों अब देखिए उपराष्ट्रपति के लिए कितने हैं? 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, या 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, या सेम राष्ट्रपति की तरह ही 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, या फिर 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के पास 20 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। और इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु अगले पेज पर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब से समझाऊंगा। जब तक आप हमारा अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए योग्यता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आपका अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 58 या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो पहला अनुच्छेद आपका दिया गया है इसमें तो बिल्कुल भी किया ही नहीं गया है। और देखिए, जो योग्यता से संबंधित जो उपबंध किया गया है आपका अनुच्छेद 63 में ही किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 63 में। अब देखिए फिर अनुच्छेद 53 में क्या क्या है? एक मिनट दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं वो सारे ही अनुच्छेदों के विषय में एक बार में ही जानकारी दे दूंगा। देखिए, अनुच्छेद 63 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 63। इस चीज को लिख लेना कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 63 में। अब देखिए अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 क्या कहता है आपका कि भारत में उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होगा उस चुनाव का जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 66 में किया गया है। चुनाव का उपबंध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 66 में किया गया है। अब देखिए यहां पर एक अनुच्छेद दे रखा है, अनुच्छेद 58। ये अनुच्छेद हमारे भारत में राष्ट्रपति होगा इस चीज के संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता जो निर्धारित की गई है अनुच्छेद 58 के तहत निर्धारित की गई है। किसके तहत की गई है? अनुच्छेद 58 के तहत। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, यानी कि पहला है। अब इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बता देता हूं। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए दोस्तों, और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक है। सेम यही राशि दोस्तों वहाँ जो आपका राष्ट्रपति को चुनाव था वहां पर भी भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक था प्रत्येक उम्मीदवार के लिए। सेम राशि थी ये दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए दूसरे प्रश्न का महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में उपराष्ट्रपति के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी उपराष्ट्रपति को चुनाव लड़ना चाहता है।
और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए और वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। और देखिए वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति महोदय या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य हमारे राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा किया जाता है। और पिछले अध्याय में आप लोगों को बता चुका होगा, राष्ट्रपति के संबंध में यही प्रश्न पूछा जाए तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, भारत में जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य या तो राष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा ना, वो उसको शपथ दिलाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाएगी उसका उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 71 में या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उपबंध आपके अनुच्छेद 69 में किया गया है। किस में किया गया? अनुच्छेद 69 में। और देखिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उपबंध आपका अनुच्छेद 60 में किया गया था, जो मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं। और देखिए, अनुच्छेद 71 में क्या है? अनुच्छेद 71 जो हमारे उपराष्ट्रपति है भारत के, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी और उससे जुड़े मामलों से संबंधित उपबंध है आपका अनुच्छेद 71। लिख लेना, दोबारा बोल देता हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों के बारे में उपबंध जो किया गया है वह अनुच्छेद 71 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां। उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, दोनों एक ही चीज है। शपथ या प्रतिज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि निम्न में से उपराष्ट्रपति शपथ लेते समय क्या नहीं कहता या क्या शपथ नहीं लेता? देखिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति भी संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद आपका राष्ट्रपति है दोस्तों, परंतु भारत के एक उच्च पद पर बना हुआ व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना उसका कर्तव्य होता है। तो ये शपथ तो वो लेता ही लेता है। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा, ये शपथ भी उसके द्वारा ली जाती है। और देखिए, उपराष्ट्रपति शपथ लेने के बाद उस पर हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति के हर निर्णय का समर्थन करूंगा, ये चीज गलत है। शपथ लेते टाइम पर ऐसा उपराष्ट्रपति जी द्वारा बिल्कुल नहीं कहा जाता। ना शपथ दिलाने वाला व्यक्ति उसको इस प्रकार की कोई शपथ दिलाता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। देखिए, हमारे मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। क्या थी दोस्तों पहली व्यवस्था? कि हमारे मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? यानी कि इस प्रक्रिया को हटा दिया गया दोस्तों, क्योंकि अब तो चुना जाता है राष्ट्रपति। आप लोगों को बता भी चुका हूँ कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या आपके 11वें संविधान संशोधन द्वारा, या 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इस चीज को आपके 11वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, जो कि आपका 1961 में हुआ था। कब हुआ था 11वां संविधान संशोधन? 1961 में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 10वां। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन क्यों मिलता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। सब भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? वो भारत का उपराष्ट्रपति है इसलिए, या कोई और वजह है इसलिए उसको वेतन दिया जाता है? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति होने के कारण, या फिर संवैधानिक पद पर आसीन होने के कारण, या राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका जवाब भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अब वेतन कितना दिया जाता है वो मैं आपको अगले पेज पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ बताऊंगा। देखिए, जब तक आप प्रश्न नंबर 11 में देखिए उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे कितना वेतन मिलता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब समझ लीजिए पहले दोस्तों, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रपति बीमार पड़ गया या वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए बाहर चला गया या किसी भी अन्य कारणों से वो अपने कार्य को नहीं संभाल पा रहा है परंतु जीवित है, तो दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकता है, तो वो भी कहलाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कोई उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उसे कितना वेतन मिलेगा। देखिए 40,000 मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, 1.25 लाख मिलेगा, यानी कि 1,25,000 मिलेगा या 1 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कल मैंने राष्ट्रपति का वेतन बताया था 1.5 लाख रुपए था। अब जब कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे 1.5 लाख वेतन ही मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए। और वैसे हमारे उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है। दोस्तों कितना मिलता है, 1,25,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु और जान लीजिए जरा। देखिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ओके दोस्तों, देखिए 2008 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना कर दिया, 40,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया, यानी कि 1,25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। और राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति कौन होता है, आपका उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उसे ये वेतन दिया जाता है। देखिए इसके अलावा दैनिक भत्ते दिए जाते हैं उपराष्ट्रपति को, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास दिया जाता है, यानी घर, फोन की सुविधा दी जाती है, कार दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, चिकित्सीय सुविधा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यात्री सुविधा दी जाती है, वो कहीं पर भी जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उपराष्ट्रपति जी को दी जाती हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु, उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने आगे की प्रश्नों की ओर। देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना होगा तो महाभियोग लगाया जाता है, तो उसी संबंध में पूछ रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे। तो देखिए इन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कभी महाअभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर राज्यसभा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत में है तो इन्हें हटाया जा सकता है, परंतु उससे पहले लोकसभा की सहमति लेना आवश्यक होता है। और देखिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस दिए बिना ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये बात भी सही है। राज्यसभा क्या करेगी, सबसे पहले क्या होगा कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना होगा। ओके दोस्तों, और फिर ऐसा प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसमें राज्यसभा द्वारा उसके सारे सदस्य पूर्ण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पास करें और उसमें लोकसभा की सहमति लें। ओके दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु कह रहा है यहाँ पर कि देखिए कि भारतीय संविधान में आपके उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु कोई आधार उपलब्ध नहीं है। ओके दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सारे ही कथन सत्य हैं, या सारे तो सत्य नहीं है, दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य, यानी कि विकल्प तीसरा यहाँ पर सत्य हुआ। ओके दोस्तों, कौन सा सत्य हुआ, विकल्प तीसरा, ये वाले आपके सही हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों यानी कि अचानक से जो पद खाली हो जाता है या रहता है, अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने का उपबंध किस अनुच्छेद में? यानी कि अचानक से जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति यानी कि राष्ट्रपति अनुपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कौन? करेगा उपराष्ट्रपति। इस प्रकार का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 63 में किया गया है, 65 में किया गया है, अनुच्छेद 60 में किया गया है, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का उपबंध आपका अनुच्छेद 65 में किया गया है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है अचानक से, तो उसको भरने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 65 में दिया गया है। या फिर राष्ट्रपति अगर देश में मौजूद नहीं होगा अनुपस्थिति में, या किसी वजह से वो कहीं पर फंसा हुआ होगा, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ऐसा आपके अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 63 में क्या है। ये अनुच्छेद 63 हमारे भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 14, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? चुनाव से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 65 में, या निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उपबंध आपका अनुच्छेद 66 में किया गया। किस में किया गया? 66 में। और देखिए अनुच्छेद 67 में क्या है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। उनके कार्यकाल यानी कि वो जो उनके अपने कार्यकाल में 5 वर्ष तक वो उप मुख्यमंत्री उप राष्ट्रपति बने रहेंगे, उनके कार्यकाल से संबंधित उपबंध किए गए अनुच्छेद 67 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि उपराष्ट्रपति संबंधित चुनावों की अगर आशंकाएं जो भी होंगी आप लोगों की या किसी की भी, और जो विवाद होंगे उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाएगा, संसद द्वारा किया जाएगा, या राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा, या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी शंकाएं होंगी और कोई विवाद होंगे, तो उसकी जांच का और निर्णय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। किसको? उच्चतम न्यायालय को है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर ही चुनौती दी जा सकती है। दोबारा सुन लेना, उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर ही चुनौती दी जा सकती है। यानी कि जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त रहा हो तो। ओके दोस्तों, और देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, देखिए अगर उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के जो उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व, यानी कि इस घोषणा से, जैसे उच्चतम न्यायालय ने आज ये घोषणा करी, सपोज करिए आज 1 जनवरी है, तो आज उच्चतम न्यायालय ने ये घोषणा करी, तो इस घोषणा से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। यानी कि दिसंबर तक उसने जो भी कार्य किए हैं वो उसके अवैध घोषित नहीं होंगे और वो प्रभावशाली रहेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज घोषणा करी 1 जनवरी को, तो आज से जितने भी निर्णय होंगे, वैसे तो आज के बाद वो निर्णय ले ही नहीं पाएगा, तो उससे पूर्व के जो निर्णय होंगे वो सारे उसके प्रभावशाली माने जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, उपराष्ट्रपति की शक्ति व कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति की शक्ति व कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो हमारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उसकी शक्ति भी वही होगी, लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होगी उसकी, और उसके कार्य भी। देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह कार्य कर सकता है, और दोस्तों जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह कार्य करेगा तो उसकी शक्तियां भी राष्ट्रपति की तरह ही रहेंगी। और देखिए, महामहिम यानी कि राष्ट्रपति के बीमार या कार्य करने में असमर्थ होने पर वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है, तो उस समय
वो सारी कार्य राष्ट्रपति की करेगा और सारी शक्तियां उसके बाद राष्ट्रपति की रहेंगी। तो ये बात भी आपकी सही है। तो देखिए विकल्प पहला व दूसरा दोनों सही है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प पहला व दूसरा दोनों ही सही है। चौथा कथन गलत है कि ऊपर वर्णित सभी कथन आपके गलत हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, भारत का उपराष्ट्रपति अन्य आकस्मिकताओं यानी कि अचानक से होने वाले कार्यों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में वर्णित उपबंध के तहत करता है। यानी कि हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति है, अगर भारत में कुछ आकस्मिकताएं होती हैं, अचानक कोई कार्य होते हैं, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु होना या राष्ट्रपति का बीमार पड़ना या अन्य कुछ भी जो होता है, तो उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो उपराष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। देखिए अनुच्छेद 70 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो करता है आपके अनुच्छेद 70 के तहत। देखिए आकस्मिकताएं क्या होती हैं। आकस्मिकताओं में महत्वपूर्ण रूप से बीमारी आ जाती है या राष्ट्रपति जी की मृत्यु या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ रहता है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 70 के तहत। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ मैंने एक सूची दी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ समझने के लिए आप लोगों के लिए। देखिए सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेल कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए प्रथम सूची में क्या दे रखा है, कृत्यकारी, और दूसरी में कौन शपथ लेता है, किस प्रकार की शपथ लेता है। तो पहले से ही शुरू करते हैं, भारत का राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, भारत का राष्ट्रपति जो हमारा होता है वो किस प्रकार की शपथ लेता है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है कि वह हमारे भारत की संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखेगा। क्या रखेगा, भारत के संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखेगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा क्या शपथ ली जाती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ये शपथ ली जाती है कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। अब देखिए संसद के सदस्य क्या शपथ लेते हैं वो और जान लीजिए। संसद के सदस्य शपथ लेते हैं कि कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। आगे देखते हैं संघ के मंत्री क्या शपथ लेते हैं कि संघ के मंत्री हमेशा ही शपथ लेते हैं कि सूचना को गोपनीय रखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपका पिछले यूपीएससी आईएएस के पेपर में आ चुका है। ओके दोस्तों, सारे ही इसके बाद यहाँ पर वो प्रश्न हैं जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से इन प्रश्नों को अच्छे से देखना। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हुआ, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। आगे देखते हैं अपना प्रश्न। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का यानी पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे। ऐसा पदच्युत करने का संकल्प आपका केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी आपका यूपीएससी आईएएस प्री में राष्ट्रपति के संबंध में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद था, यानी उससे पहले वो किस पद पर थे। यूएसए में राजदूत थे, या यूजीए के अध्यक्ष थे, या योजना आयोग के अध्यक्ष थे, या सोवियत संघ में राजदूत थे। तो दोस्तों एस राधाकृष्णन जी उससे पहले सोवियत संघ में राजदूत थे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर के आया हूं और सारे प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं आपके यूपीएस आईएएस प्री के एग्जाम में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। जनता के द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है, मंत्रिमंडल द्वारा होता है। ओके दोस्तों, यहाँ आपका ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है राज्यसभा वाला। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा। प्रश्न को काफ़ी अच्छे टेक्निकली तरीके से उसने घुमाया है। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ आपका आंसर संसद आएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा आपकी संसद के ही भाग हैं। इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है,
संसद के द्वारा होता है। ओके दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी एक। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी कि भार नहीं पड़ता। भारत के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। देखिए भारत की संचित निधि पर कौन सा नहीं है, तो भारत की संचित निधि पर आप लोगों को बता देते हैं सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर, भारत की संचित निधि पर भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते नहीं आते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23वें पर। देखिए यहाँ हमारे टोटली प्रश्न 22 ही थे, उसके साथ में आप लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को आप लोग लिख लेना। देखिए हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, ये पॉइंट लिख लेना। दूसरा, उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी का रहा है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद पर सबसे कम कार्यकाल बीबी गिरी जी का रहा है। और देखिए हमारे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही अपनी आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं अपनी हर वीडियो के साथ ही यूपीएससी IAS 3 में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज़ या 2-3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते हैं वो लास्ट में डालता हूँ। वही प्रश्न डालता हूँ जो पिछले यूपीएससी IAS एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा देखिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों को ऐड करें, उन्हें चैनल का लिंक भेजें, शेयर करें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।